डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। क्या हुकूमत मुआशी मैदान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और हर चीज़ ऑटो पे चल रही है और पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रही है। मिफ्ता साहब वजीर खजाना बने, उनके हिसाब के जो कैलकुलेटर उसके सैलरी शायद मेरे ख्याल से ख़राब हो गए हैं, जवाब दे गए हैं। और मरियम नवाज साहिबा भी पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इमरान खान की हुकूमत को बुरा भला कहती थी, लेकिन आज मोहतरमा अपनी हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा कवल, ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि जी हुकूमत से जो मुज़ाकरात है वो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वारदातियों के साथ कैसे मुज़ाकरात होंगे? मैं देखें आपको बता रही हूँ कि आमिर लियाकत साहब की वफात की वजह से इन्होंने जो नॉर्मल सेशन था वो कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन जॉइंट सेशन कॉल ऑफ नहीं किया, क्योंकि असल डाका वारदात तो वहीं पड़नी थी। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी, इमरान खान ने एक बार फिर अवाम को लॉन्ग मार्च की तैयारी करने का कह दिया है। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने के लिए पर तोलने लगी है। पंजाब में जमहूरियत का जनाजा खुर्शीद शाह शहबाज शरीफ पर ही बरहम, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हिकायत की जानिब। एक हिकायत कुछ यूँ है कि एक शहर में इबादत गाह बन रही थी जिसका काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अच्छा, एक दिन एक बूढ़ी औरत का वहाँ से गुजर हुआ। वो अचानक वहाँ पे खड़ी हो गई और इबादत गाह के मीनार की जानिब इशारा करके कहने लगी कि ये मेरी नज़र में टेढ़ा नज़र आ रहा है। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर जो कारीगर है वो हंसने लगे, तो जो बड़े मिस्त्री हैं उसने बाकी मज़दूरों को खामोश रहने की हिदायत की और साथ मज़दूरों से ये भी कहा कि वो जल्दी से एक लंबी और मजबूत लकड़ी लाएँ और चंद मज़दूर इकट्ठे हो जाएँ। जब कुछ मज़दूर लकड़ी ले आए तो मिस्त्री ने कहा कि अब इसको मीनार के साथ लगाओ और धक्का दो, जिसके बाद मिस्त्री ने ज़ईफ़ खातून से पूछा कि अब मीनार सीधा हुआ कि नहीं। चंद मिनट बाद वो ज़ईफ़ खातून बोली कि मीनार अब सीधा हो गया और वो ये कहकर अपने काम को चली गई। अच्छा, मज़दूरों ने मिस्त्री से पूछा कि क्या लकड़ी की मदद से टेढ़े मीनार को सीधा किया जा सकता है? मिस्त्री ने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन ऐसा करके गलत अफवाह का रास्ता ज़रूर रोका जा सकता है। अगर ये ज़ईफ़ खातून चली जाती और गलती से कुछ लोगों को कह देती कि मीनार टेढ़ा बना है और ये अफवाह फैल जाती, तो फिर लोगों की नज़र में ये मीनार हमेशा टेढ़ा ही रहता। लेकिन मैंने एक लकड़ी और कुछ धक्कों की मदद से इस मीनार को हमेशा के लिए सीधा कर लिया। अब नाज़रीन, इस शिकायत से ये नसीहत मिलती है कि हमें अफवाह फैलाने वालों से बचना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी का मीनार हमेशा सीधा रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत के पहले दिन से ही ये अफवाह फैलाते रहे कि मुल्क तबाही की तरफ चला गया। ये अफवाहें और झूठी बातें फैलाकर इमरान खान के हरीफों ने जैसे तैसे करके हुकूमत बना ली। लेकिन अब उनके हुकूमत में आने के बाद ये और भी ज़्यादा वाज़ेह हो गया कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ झूठी अफवाहों के ज़रिए इमरान खान की कारकर्दगी को मशकूक बनाने की नाकाम कोशिश की और अब सबके सामने यह हकीकत आ चुकी है कि इमरान खान ने मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर चला दिया था, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही मईशत को तबाह करना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान खान इन नाम नहाद मुल्क के जो इनके खिलाफ मुतहरिक हो गए और वो आज भी हुकूमत के खिलाफ हमेशा की तरह चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। ज़रा क्लिप देखिएगा। सुना आपने इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में हुकूमत की जानिब से पुलिस तशद्दुद करने पर भी सवालात उठाए हैं और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आप लोगों ने मार्च के लिए निकलना है। हमारे ऊपर साजिश के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई जिसको हम नहीं मानते। 26 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ और मेरे हरीफों ने मुझ पर जहाँ भर के घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह देता है। ये लोग अब आवाम में नहीं जा सकते। इमरान खान ने आज सोशल मीडिया पर भी सवालों के जवाब दिए। इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक होकर आवाम के सामने हुकूमत की जो बदनीयती है उसको एक्सपोज कर रहे हैं और वो जगह जगह हुकूमत की नीयत के फतूर की निशानदेही करते हुए साफ साफ बता रहे हैं कि महंगाई इनका मसला नहीं है। और अब ये बात साबित भी हो गई है। क्यों? क्योंकि हुकूमत तो धड़ल्ले के साथ महंगाई में इजाफा करती चली जा रही है। जैसे महंगाई करना इनका अव्वलीन हक है, हुकूमत तो अपना हक समझ कर महंगाई कर रही है, जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तो शुमार के साथ ये साबित कर रहे हैं कि इनके दौर में मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चल निकला था। पीटीआई के दौर में ज़रा देखिएगा। सुना आपने शौकत तरीन साहब को, जो बातें शौकत तरीन साहब ने की हैं वो महज हवाई बातें नहीं बल्कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रिकॉर्ड पर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मईशत दुरुस्त समत अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी तो ऐसे में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई का सुनामी क्यों बहा दिया? इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में डॉलर रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही थी, डॉलर भी अपनी हद में जा चुका था। लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत ने सारी हदें पार करके इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ी तो वैसे वैसे डॉलर भी अपनी सारी हद पार करने लगा। और अब खबर के मुताबिक अमरीकी डॉलर की कीमत में रोज़ाना की
बुनियाद पर इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये पर पहुंच गया। अब साफ जाहिर है कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रुपए की कदर गिरेगी और महंगाई में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। और खबर यह भी है कि जी हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करने का इरादा रखती है और अगर ऐसा हो गया तो आवाम मजीद महंगाई की चक्की में पिसते चले जाएंगे। अच्छा, मैं नून लीग को उनका माजी ज़रा याद करवाना चाहती हूँ जिसमें वो पीटीआई की हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इमरान IMF के आगे झुकने का ताना देती थी। याद होगा इन्हें? चले नहीं याद है तो क्लिप चलाइए, हम याद करवाते हैं। चलाइएगा क्लिप। अरे सुना आपने, मिफ्ता साहब उस वक्त बहुत ज़्यादा हिसाब किताब से बात किया करते थे और उनके हिसाब का जो कैलकुलेटर है वो बहुत तेज़ी से हिसाब कर रहा होता था। लेकिन जैसे ही मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना बने, उनके हिसाब के जो कैलकुलेटर उसके सैलरी शायद मेरे ख्याल से ख़राब हो गए हैं, जवाब दे गए हैं। इसीलिए अब पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और अब पेट्रोल बॉम्ब मज़ीद गिराने के लिए भी मिफ्ता साहब आवाम का जहन बना रहे हैं। और पहले यही मिफ्ता साहब इमरान खान की हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में 1 पैसे का इजाफा करने की इजाज़त देने को तैयार नहीं थे और ख़ुद मौसूफ ने 2 महीने में पेट्रोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। और एहसन इकबाल साहब की तो बात ही छोड़िए, वो तो ऐसी बात कर जाते हैं जिस पर बाद में बंदा अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। एहसन इकबाल साहब पहले फरमाया करते थे कि इमरान खान की हुकूमत खुद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है और आलमी मंडी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं होता, आपको याद होगा। फिर एहसन इकबाल साहब की बात का मतलब सीधा सीधा समझा जाए कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और मलबा साबिका हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। और मरियम नवाज साहिबा भी पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इमरान खान की हुकूमत को बुरा भला कहती थी, लेकिन आज मोहतरमा अपनी हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। अब कहाँ गए मरियम के वो दावे जिसमें मरियम साहिबा कहती थी कि नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ देगा लेकिन IMF के सामने किसी तौर भी हथियार नहीं डालेगा। अब हथियार क्या, हुकूमत तो IMF के पाँव के नीचे लेट चुकी है। और मरियम साहिबा ने एक जुमला यह भी कहा था कि नवाज शरीफ होते तो वह कभी भी अपने लोगों पर बोझ नहीं डालते। मरियम साहिबा, यही तो मसला है कि आप लोगों ने कभी आवाम को अपना कहाँ समझा है। अगर समझा होता तो आप लोग पंजाब में तमाशा ना लगाते। आज पंजाब हुकूमत ने ऐवान इकबाल में बजट इजलास बुलाकर बजट पास करा लिया और जो स्पीकर परवेज़ इलाही साहब है उनकी ज़ेर-ए-सास पंजाब असम्बली में हुआ। हुकूमत ने अपनी 1.5 ईंट की अलग एक इमारत बनाई और ऐवान की बजाय ऐवान इकबाल में इजलास बुलाकर ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया, जिस पर परवेज़ इलाही साहब ने भी अपनी राय का खुलकर इजहार किया। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने परवेज़ इलाही साहब को, वो शरीफ ख़ानदान पर खूब बरसते हुए कह रहे हैं कि जी शरीफ ख़ानदान में आज तक इस्लाह का पहलू नहीं आया है। गवर्नर ने ऐवान का तकद्दुस पामाल कर दिया। आइन की किताब पकड़कर अता ताड़न ने नाजेबा इशारा किया। असम्बली एक इदारा है जिसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। ऐवान इकबाल में इजलास गैर कानूनी है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत ने परवेज़ इलाही से टसल लगा लिए। टसल का मतलब समझते हैं ना। और अब पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया, जिसके नतीजे में असम्बली की जो खुद मुख्तार हैसियत है समझे कि ख़त्म हो गई। 2 दिन पंजाब असम्बली में बजट पेश नहीं हो सका। फिर हुकूमत ने स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए। अब पंजाब काबीना की सिफारिश पर गवर्नर पंजाब ने 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, जिनके तहत सरकारी अफसरान को सज़ा देने का स्पीकर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने पंजाब असम्बली को महकमा कानून का स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया। पंजाब काबीना की सिफारिश पर गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी असम्बली के लामहदूद इख्तियारात खत्म करके गजट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को देने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। अब परवेज़ इलाही गवर्नर के इन इक़दामात को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत के सूबाई वज़ीर ख़जाना ओवैस लगारी ने पंजाब का आइंदा माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया है, जिसका हुजम 3,226 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। अब देखें ज़रा कि लग ऐसा रहा है कि पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही से असम्बली में ज़ाती इंतकाम लेना चाहती है, क्योंकि परवेज़ इलाही ने अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से नून लीग को ठेंगा दिखा दिया था। और यही वजह है कि अब परवेज़ इलाही के बेटे को भी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। हुकूमत मुनस इलाही का जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें साथ ना देने का बदला लेने पर उतर आई है और साफ पता लग रहा है, तभी तो मुनस इलाही के खिलाफ जो FIA मुतहरिक हो गई है। और अब FIA लाहौर ने मुनस इलाही और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 720 मिलियन जो रुपए हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अब नाज़रीन, मुनस इलाही के खिलाफ तो हुकूमत साफ साफ इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है, क्योंकि मुनस इलाही ने इमरान खान का साथ दिया, जबकि यही FIA मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिलीफ पर रिलीफ दे रही है। अब ऐसी हुकूमत जो हर चीज़ को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करे, इदारों को अपने हक और दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, वो ऐवान को भी अपने मकासद के इस्तेमाल से बास कहाँ आएगी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी ऐवान के तकद्दुस को पामाल होता देख कर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा कुरैशी साहब को।
सुना आपने कुरैशी साहब को। अब जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब असम्बली में होने वाली जो सिचुएशन है सूरत हाल है उससे बखूबी आगाह हैं और वह हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्पीकर एक आइनी ओहदा है लेकिन पंजाब हुकूमत शायद इसको किसी खाते में लाने को तैयार नहीं है। कौमी असम्बली हो या फिर पंजाब असम्बली, जो हमारे रहबर हैं यहाँ खूब खेल तमाशा लगाते रहे हैं और पंजाब असम्बली में तो तमाशा लगने का सिलसिला अब तक देखने में आ रहा है। ये लोग तो वोट को इज्जतों की बात करते थे ना, लेकिन पंजाब में वोट की इज्जत को ऑर्डिनेंस के ज़रिए कैसे पामाल किया गया इसका तमाशा दुनिया ने देखा। ये मामला तारीख में स्याह तरीन इक़दाम के तौर पर देखा जाएगा, स्याह तरीन इक़दाम। अच्छा नाज़रीन, ऐवान की जो बेतौकीरी है वो करना, बेतौकीरी करना नून लीग की रिवायती बन चुकी है अब तो। और शहबाज शरीफ को तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ चढ़ा हुआ था कि जैसे पता नहीं वो ऐवान के कायद बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ही ज़्यादा बेताब थे। अब वो ऐवान में आना भी पसंद नहीं करते हैं। और खुर्शीद शाह साहब अपनी ही जो मखलूत हुकूमत है उसके वज़ीर-ए-आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब पर उनकी ऐवान में गैर हाज़िरी पर सीखपा हो गए। ज़रा सुनिएगा आपने खुर्शीद शाह साहब को। उन्होंने शहबाज शरीफ की ऐवान में अदम हाज़िरी पर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा कि ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते और जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर है। ये तरीका रहा तो फिर ऐवान में हम भी नहीं आएंगे। जब तक अरकान ना आए, कोरम पूरा होने तक कार्रवाई मुअत्तल करें। मैं वज़ीर-ए-आज़म को भी कहता हूँ कि वो ऐवान में आया करें, लेकिन यहाँ कोई भी पार्लियामेंट को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये बात हकीकत है, सच है कि यहाँ पार्लियामेंट में मुंतखब होने के लिए रहबरों की जो बेकरारी है वो तो बहुत होती है, बेचैनी, बेकरारी कि किसी तरह ये चले जाए यहाँ। लेकिन जहाँ अपना मुफाद नज़र आना शुरू हो जाए तो ऐसे में हमारे जो रहबर हैं, जिनको मैं अक्सर कहती हूँ सो कॉल्ड रहबर, इनको रहबरी का दावा है लेकिन प्रैक्टिकली साबित नहीं करते हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के हम रहबर हैं, हम रहबर हैं, हम रहबर हैं। ये जो हमारे सो कॉल्ड रहबर हैं ये पार्लियामेंट और असम्बलियों को भी किसी खाते में नहीं लाते हैं। हाँ, तकद्दुस की बात बहुत करते हैं, इज़्ज़त की बात बहुत करते हैं, पार्लियामेंट का तकद्दुस, पार्लियामेंट की इज़्ज़त, पार्लियामेंट का वक़ार, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं, किसी खाते में नहीं लाते हैं। अब इस वक्त पार्लियामेंट की अहमियत अगर कोई समझता है तो मेरे ख्याल से वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो पिछले 4 साल से पार्लियामेंट से बाहर हैं। शहबाज शरीफ और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं उनको मौलाना से पार्लियामेंट की अहमियत को समझना चाहिए। मौलाना साहब समझाएंगे कि पार्लियामेंट की अहमियत आखिर क्या है। बेहतर है कि हुकूमत ऐवान की कदर को समझ ले, वरना जो बेकदरी का खेल तमाशा इन्होंने शुरू किया हुआ है अब ये मज़ीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जारी जो सियासी और आइनी बहरान है उसने कैसे हुकूमती कारकर्दगी की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जारी सियासी और आइनी बहरान ने हुकूमती कारकर्दगी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 अलग अलग बजट इजलास तलब किए गए। पंजाब में जारी सियासी बहरान कोई नई बात नहीं है। नौमौलूद हुकूमत के क़याम के बाद से ही आइनी और सियासी बहरानों का ये सिलसिला जारी है, चाहे वज़ीर आला के इंतखाब का मामला हो या गवर्नर पंजाब की तैनाती का मामला या फिर नई काबीना की तश्कील। हर मामले पर ही सियासी कशीदगी ने तमाम हदें पार कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान सियासी रसाकशी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की हैसियत ख़त्म करने के लिए भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट का तमाम अमला वजारत कानून के मातहत कर दिया गया। अब हर नोटिफिकेशन वजारत कानून से ही जारी किया जाएगा। बहरहाल ये जो तवील सियासी रसाकशी इसके बाद सूबे का बजट 48 घंटे की ताख़ीर से बिल आखिर पेश कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर जोसेफ साहिबा। कवर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कवर साहिबा, हुकूमत के आज किए जाने वाले इक़दामात पर तहरीक इंसाफ का लाहे अमल अब क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फैज़ा। आज अगर कोई लूज़र है और आज कोई रो रहा है और कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है तो वो पाकिस्तान की अवाम है जिसको तमाशाई बनाया हुआ है और जिस पे ये इम्पैक्ट जा रहा है। पहले आप मुझे ये बता दें कि पिछले 1.5 महीने से जो ये तमाशा चल रहा है, पहले तो इस कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही थी पंजाब में। एक 1 मैन शो था हमजा, काबीना थी नहीं, आपके पास वज़ीर ही नहीं था ख़जाने का। तो ये बताइए कि ये सारा बजट बना कहाँ है, किसने बनाया था? एक रेंटेड वज़ीर आप लेकर आ गए, उसको आपने ख़ियाबान इकबाल में जाके और सारी स्पीच करा ली। क्यों डरते इतना, क्या खौफ है? उनका मसला ये है कि जिस तरीके से गैर फितरी तौर पे एक मुसल्लत की थी ये इम्पोर्टेड कठपुतली, इसको चलाने के लिए सारा ड्रामा किया है कि असम्बली को डिफंग किया है।
आप मुझे बताएं, सेपरेशन ऑफ पावर अगर आप आम से आम भी किसी पाकिस्तान के बंदे से पूछ ले तो उसको कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर का कम से कम 9 अप्रैल के बाद से बड़ी अच्छी तरह पता है। एग्जेक्टिव का अपना रोल होता है, जुडिशरी का अपना रोल होता है और असेंबली का अपना रोल होता है। आज जो वजारत कानून के नीचे आपने असेंबली को कर दिया है, तो इससे बड़ा पाकिस्तान में एक सबसे बड़े सूबे के साथ इससे ज़्यादा बड़ा तज़हीक आमेज़ सलूक हो नहीं सकता। और ये आइन शिकनी हो रही है इन प्रैक्टिकल वे, इन प्रैक्टिकल वर्ड। आप सब देख रहे हैं, इसके विटनेस रहिएगा कि पाकिस्तान में ये भी तमाशा हुआ इन कठपुतली सरकार को बिठाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि इस पे हमारी जो जुडिशरी है उसको नोटिस लेना चाहिए और अदालतों को अब जरूर खुल जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से मैं पूछना चाह रही थी, हुकूमत की जानिब से भी जारी करदा ऑर्डिनेंसेस की आइनी हैसियत आपने बताई भी अभी कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ कोई वाकई कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है, करेगी? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, हम तो एक जहाद कर रहे हैं, एक नाजायज़ किस्म की अमरीकी, इसराइली, इंडियन जो हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है और वो इस्तेहसाल कारी है। ना सिर्फ ये कि कौमी ख़जाने का कारी है, वो हमारे तमाम इदारों को तबाह करे। पहले नेशनल असम्बली तबाह की थी, अब पंजाब असम्बली बर्बाद कर दी, FIA का बेड़ा गर्क, नैब का जनाजा आप सबने देखा निकलते हुए। हमने भी बाहर जाके कोशिश की, हमारे पे जनाब कभी पार्लियामेंट हमला केस की चार्जेस वो लगा देती हैं, वो जो उनकी ग़ुलाम तर्जमान है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कभी कोई और बयान दाग देते हैं। ये जमहूरियत है या आमरीत है? इतनी तो बदतरीन जिस तरीके से हालात 25 मई को हुए या उसके बाद जिस तरह पकड़ धकड़ और दहशतगर्दी के मुकदमे भी उन्हीं पे बना रहे, ख़वातीन पे बना रहे पहली दफ़ा, जिन पे मारपीट की, जिनके घरों का इस्तेहसाल किया, चादर चार दीवारी का सत्यानाश करके अंदर घुसे, उन्हीं पे ही आप पर्चे काट रहे हैं, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बना रहे हैं। तो चारा जोई तो कानूनी हम करेंगे, लेकिन आगे से अदालतों का भी कोई काम है, जिम्मेदारी है। आप अगर ये इदारे इसी तरीके से पाकिस्तान के सारे ही तबाह हो गए तो फिर आपने नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय आप इसका नाम जो है वो जरदारिया और शरीफिस्तान कर दें। जमहूरिया जरदारिया और शरीफिस्तान, इस साइड पर शरीफिस्तान, उस साइड पर जरदारिस्तान। फिर ये सारा तमाशा 22 करोड़ आवाम का तो वैसे ही बेड़ा गर्क निकाल दिया है। जब से ये इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत हुई है, अब कोई नहीं बोलता कि 36 रुपये आपका रुपया डिवैल्यू हुआ है और आपकी डॉलर की कीमत बढ़ी है। आज फिर समरी गई हुई है, एक ड्रामा फिर होने जा रहा है। आज फिर तेल की कीमतें बढ़ी। 4 रुपये पे कहते थे कि इमरान खान जो है वो रिज़ाइन कर दे, उसको कहते थे आलमी महंगाई सब झूठ है। अब महंगाई का नाम रख दिया मुश्किल फैसले। इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत आप देख नहीं सकते। 80 रुपये 90 रुपये नहीं, अब इन्होंने सीधा 310 रुपये लेकर जाना है ऊपर। 310 रुपये लीटर अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होगी, 70% आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्यूल पे चल रही। इसलिए बिजली नहीं आ रही क्योंकि बिजली के महंगे मुआहदे इम्पोर्टेड कोल और इम्पोर्टेड फ्यूल पे इन्होंने ही तो किए, जिसका ये क्रेडिट लेते थे। आपके पास तो सिस्टम में इजाफी बिजली थी, हम शॉपरों में पैक करके तो साथ लेके नहीं गए, सिस्टम भी वही है, क्यों नहीं पे आ रही है? तो पाकिस्तान की आवाम के लिए तो ये एक सिर्फ बैड न्यूज़ है, तबाही है और कुछ भी नहीं है। अदालतों से इस्तेतात ही कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश पूरी जारी रखेंगे। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई कमी की थी। अपनी जान माल के साथ पूरा जिहाद लड़ रहे हैं। आगे आपके सामने वजीर कातला बैठा हुआ, आपको पता है किस किस्म की धमकियाँ देते हैं, किस किस्म का वहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस किस्म की अमरीकी कठपुतलियाँ मुसल्लत कर दी गई हैं और सिलेक्टेड भी हैं, वो इम्पोर्टेड भी हैं, तो फिर आपके सामने ही अब आप देख लें कि और मीडिया में भी आप लोगों को अच्छा कबल एक और चीज हमारे सामने आई थी, सुनने में आई, जो खबरें गर्दिश कर रही थी, रोना रोते थे। ठीक, अच्छा कबल ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि जी हुकूमत से जो मुज़ाकरात है वो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी है, ना ही आप लोग पीछे हटे हैं। तो अब आगे क्या होगा? यानी मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, एक टेबल पे बैठ के कोई बात होगी, आगे क्या होगा, या मामलात इंतशार की तरफ जाते हुए भी आप देखती हैं? इंतशार तो ऑलरेडी हो गया फिजा। वारदातियों के साथ कैसे मुज़ाकरात होंगे? आपने जॉइंट सेशन देखा कि मतलब आगे बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल भी तो हो सकती है ना, अगर यहीं पे मामला लटके रहते हैं, अटके रहते हैं। मैं देखें आपको बता रही हूँ कि आमिर लियाकत साहब की वफात की वजह से इन्होंने जो नॉर्मल सेशन था वो कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन जॉइंट सेशन कॉल ऑफ नहीं किया क्योंकि असल डाका वारदात तो वहीं पड़नी थी। इन्होंने नैब का वहीं से बेड़ा गर्क करना था, सारों ने अपने आप को NRO2 दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने ओवरसीज के वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए, EVM खत्म करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान है। सारे धांधली के ड्रामे उनके साथ मिलकर कर रहे हैं।
लोगों के वोट देखे, जिंदा लोगों को मौत मरावा डिक्लेयर कर दिया है। पहले तो मरे हुए लोग वोट डालते थे, अब हमारे जो लोग हैं उनके आप वो 8300 पे मैसेज करें तो पता लगता है आप तो फौत हो चुके हैं। और एक ही घर के 8-8 लोग हैं जिनकी 8 जगहों पे जाके वोट शिफ्ट कर दी है। फिर उसके बाद जो इन्होंने हदबंदी के नाम पे जो तमाशा लगाया है, सो ये तो तमाशे चल रहे हैं। अब आप जो बात कर रही हैं कि इनसे मुज़ाकरात, किस बात पे मुज़ाकरात करें? सारे मुजरिमों ने, सारे कातिलों ने, सारे 2 नंबरों ने, वारदातियों ने अपने आप को एनआरओ दे के सारी लेजिस्लेशन ख़त्म कर दी है। और जिनके ये लाए हुए हैं ये उनका पूरा इंटरेस्ट वॉच करें। आप इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, आपके डैम बनने बंद हो गए हैं, पानी का क्राइसिस, आपका फूड सिक्योरिटी का इशू हो गया क्योंकि ज़राअत का बेड़ा गर्क। तो ये वारदातियाँ तो हैं ही नेशनल सिक्योरिटी इशू। और जब मुदाखलत यही मुदाखलत है तो भाई आप एक्शन लेना। हम 2 न्यूट्रल्स को पूछ रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, आपने किया क्या है, जवाब तो दे दें। चले आप कहते हैं साजिश नहीं हुई, तो मुदाखलत तो आप माने हुए हैं। और ये जो मुदाखलती ये हैं वारदाती है जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट के तबाह करें, तो इस पर क्या रिएक्शन आया? सवाल तो बनता है ना। अच्छा कंवल, एक और सवाल ये कि जी शुगर कमीशन के इंकशाफ के बाद नमूने सलाही साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो क्या ये भी हुकूमत का सियासी इंतकाम ही है? देखें फ़िज़ा, FIA के जो अफसरान, एंटी करप्शन के जो अफसरान इनकी तहकीकात कर रहे थे वो तो सारे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को प्यारे हो गए। 5 गवाहान थे मकसूद चपड़ासी वाले केस के समेत, मकसूद चपड़ासी के वो दुनिया से जा चुके हैं। तो इनके तो जो नक्श हैं, जो जुर्म के जितने वो खुरे हैं वो तो सारे साफ होते जा रहे हैं। पर्चे किस पे कट रहे हैं? मेरे पे कट रहे हैं, मेरे पे केस बन रहे हैं, मेरे साथ की सारी खवातीन पे बन रहे हैं। जो बेचारा प्रोटेस्ट पे निकल आया था आम लड़कों पे बन रहे। 10-10 साल के बच्चों को उनका बाप घर में नहीं था तो उनको उठा के थाने में ले गए। मोने सलाई तो आज पहुंच गया था FIA के दफ्तर में, वहाँ कोई बंदा ही नहीं था। झूठी खबरें। आप मुझे बता दें, आप ऊपर अगर राना सनाउल्लाह का तफ्तीशी अफसर था एंटी करप्शन वाला, जो कल जिसको खुदकुशी डिक्लेयर करा दी गई है, हालांकि उनका देखने में यही पता लग रहा है कि कत्ल हुआ। इन सवालों के कोई जवाब हैं किसी के पास? मकसूद चपड़ासी को इन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो अचानक से इजराइल जो है वो बड़े तेज़ हो गए और सारे उन लोगों को उठाते जा रहे हैं जो इनसे रेलिवेंट हैं, जो इनके मुकदमों के सारे जो ऐनी शाहिदीन हैं या उसमें इन्वॉल्व थे। ये खाली एक मकसूद चपड़ासी नहीं फौत हुआ, उससे रिलेटेड 4 और लोग भी दुनिया से जा चुके हैं जिनके अकाउंटों में इनके पैसे थे। तो ये दौर ऐसा है कि बस अल्लाह से बंदा पनाह ही मांगे। शयातीन हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, कातिल हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये इस किस्म के केस नहीं बनेंगे तो और क्या होगा? आपको कह तो रही हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद को खुली आंख से सबने देखा कि उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। गुल्लू भट्ट और जो जिस तरीके से वो मॉडल टाउन हुआ था, उसी तरह पुलिस वाले और गुल्लू भट्ट इकट्ठे थे नकाबपोश, उन्होंने मिलकर डंडे सोटे मार के उनकी गाड़ी तोड़ी है। कुछ खवातीन उधर लाहौर में थी नहीं, वो यहाँ इस्लामाबाद में थी, उन पे वहाँ पे दहशतगर्दी के पर्चे कट गए हैं। पंजाब असेंबली के अंदर जाके हमारी MPS को मारपीट की गई। हमारी एक MP आसिया है, वो अभी तक बोल नहीं सकती बेचारी, 20 दिन कौमे में रही है और इनके ऊपर सब पे दहशतगर्दी के पर्चे कटे हुए हैं। तो ये तो कौन सा दौर है पाकिस्तान में? अल्लाह ही बचाने वाला है, हम क्या कह सकते हैं। सारा ये बॉक्सर की स्टेटमेंट सुन लें उठा के, ये एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स ये करते रहे हैं। और दूसरा जो इंतकाम की सियासत है, चुन चुन के जिसको कहते हैं ना इंतकाम लेना, उसकी बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत की मिसाल आप दिखा रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं है बाय द वे, किसी को कोई खुशफहमी और गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है। ठीक है कंवल शोज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। महंगाई मुल्क की तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत पर बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही। हुकूमत का IMF की तरफ देर से जाना और पेट्रोल की कीमतों को 1 महीने बाद बढ़ा देना मुआशी तौर पर एक गैर संजीदा अमल था, क्योंकि हमारे मुल्क में मईशत और सियासत को साथ साथ चलाया जाता है, जिसका नुकसान हमारे मुल्क और अवाम को ही उठाना पड़ता है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। ताजिर बिरादरी, कारोबारी अफराद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद कशमकश का शिकार है। स्टॉक मार्केट में जो मनफी रुझान है, डॉलर की ऊंची उड़ान, उसने हुकूमती दावों को ज़मीबोस कर दी है। मौजूदा मुआशी हालात में मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास तक हर घर में ये बात मौजूद बहस है कि अब क्या होगा।
खर्चा कैसे चलेगा और क्या हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं, मईशत का ढांचा कैसे तब्दील किया जा सकता है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शब्बर जैदी साहब, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, तेल सब कुछ महंगा हो गया। क्या हुकूमत मुआशी मैदान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? शहबाज हुकूमत जो माजी की हुकूमत पे दिन रात तनकीद करते नहीं थकती थी, हर वक्त तनकीद करते थे, अब तक ऐसा कौन सा तीर मार लिया इन्होंने जिससे मुल्क की मईशत को हम कहें कि हल्का सा भी सहारा मिला हो इन लोगों की तरफ से? देखिए, अगर आप मुझसे सच पूछें तो इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और हर चीज ऑटो पे चल रही है। जो चीज मतलब जो अपना बाहर से शौक्स आते हैं और जो ताजर चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है, तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और ना इनके पास कोई कंट्रोल है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत कुछ कर सकती है या उन्होंने कुछ किया है या करना है, वो मेरे ख्याल में आप गलत समझ रही हैं। और पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रही है और हमें जो गवर्नमेंट है वो या तो वो उनको समझ नहीं आ रही या वो उनके बस में नहीं है, या हो सकता है कि वो पता नहीं किसी प्लान के तहत काम कर रहे हैं। मैंने जो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी अच्छा शब्बर जैदी साहब, आपने जितनी मायूसी से कहा कि और आपसे ज़्यादा इकोनॉमी पे नज़र कौन रखता होगा, आप बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं और हैं भी। अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत अब कुछ नहीं कर रही, यानी अब उम्मीद फिर किससे रखी जाए? हुकूमत से उम्मीद रखी जाएगी ना, यानी जो मईशत है मज़ीद बदतर होती चली जाएगी, मलबा अब बेचारी अवाम पर गिरेगा। अब क्या होगा फिर आगे? अवाम फिर सर पकड़ के बैठे हुए मज़ीद तकलीफ में चले जाएंगे अवाम। देखिए फिजा, बात यह है कि अब सवाल जो है ना वो बहुत जल्दी विद इन आई थिंक विद इन मंथ और सो महीना, एक महीने के अंदर, बल्कि इससे पहले ही सवाल इस बात का आने वाला है कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसको बचाया जाए या नहीं बचाया जाए। क्योंकि अब जो पोजीशन आने वाली है उसमें पाकिस्तान की रियासत की बका का माशी खतरा मौजूद नजर आ रहा है मुझे, कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो माशी बका की जंग लड़ रही है और पाकिस्तान की रियासत जिन लोगों के हाथ में है माशी तौर पर, वो लोग मामले पे सीरियस नहीं हैं। तो अब रियासत को किस तरह बचाया जाए? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से या जिस सोच से ये लोग काम कर रहे हैं उसमें तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे निकालेंगे, और हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए और मैं हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम डिफॉल्ट में नहीं जाने दें। मगर मसला ये हो गया है इस वक्त कि रियासत और सियासत में टकराव है और सियासत खत्म हो गई है एक्चुअली। जैसे आप चाहे मेरी बात माने या नहीं माने कि पाकिस्तान में सियासत को कोई सीरियस नहीं ले रहा। मतलब वो ठीक है, आप काम करते रहें, असेंबली में तकरीरें करते रहें, बयानात देते रहें, बातें करते रहें, उसकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। तो रियासत जो है पाकिस्तान की वो उसका ताल्लुक अवाम है, उसका ताल्लुक रियासत की अपनी बका है। अवाम को ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में आगे महंगाई, आगे हमारा ग्रोथ रेट गिरने वाला है, डॉलर हमारे काबू में नहीं है और ना हमारे पास कोई ऐसे जराए हैं जिनसे हम इसको संभाल सकें। तो सवाल अब ये आ गया है कि जी तो ज़्यादा साहब, जब इतनी मायूसी फैल चुकी है तो फिर कोई तो हल होगा ना इसको काबू पाने के लिए, महंगाई को काबू पाने के लिए। मतलब फौरी जो इकदाम है, कौन से इकदाम है जिनकी फौरी ज़रूरत है कि चलेंगे उठा लिए जाए तो शायद मामला हल हो जाएं, या मज़ीद आप डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं, या परेशान कुन सिचुएशन को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके? देखिए मैं एक बात बताऊँ, जैसे मैं आपको आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ और पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारा मसला ये है कि हमारे पास बिजली बनाने के पैसे नहीं हैं। बिजली बनाने की सलाहियत है मगर बिजली बनाने के लिए फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो अब मैंने उस पर तजवीज़ दी थी कि आप तमाम बाज़ारों को 6 बजे बंद कर दें। ठीक है, ये एक तजवीज़ लेकर आए थे कि 8 बजे बंद कर दें। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर आप बाज़ार बंद कर देते हैं उससे 3500 मेगावाट बिजली की बचत होती है। तो आप मुझे समझाएं कि पाकिस्तान में मेरे अलावा आपने किसी को ये बात करते सुना है कभी? मुझे समझा बताया ना कि आपने किसी पाकिस्तानी को मेरे अलावा ये बात करते सुना है कि बाजार को 6 बजे बंद कर दिया जाए और डे लाइट को इस्तेमाल किया जाए? मसला ये है
मसला ये है कि इस माशरे में मुनाफकत और इस माशरे में बेहिसी और इस माशरे में जिसे कहते हैं ना कि अपनी जात से आगे सोचने को आगे कोई तरकीब ही नहीं है। तो ऐसे माशरे जो होते हैं उन पे दोनों तरह के अजाब आते हैं, अल्लाह ताला का अजाब भी आता है और इंसानी अजाब भी आता है। क्योंकि जब आपको एक चीज नजर आ रही है कि आप गलत कर रहे हैं और उसको आप सही नहीं करते, तो ये हमारी फितरत में इसको जुल्म कहते हैं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि कोई माशरा, कोई हुकूमत जुल्म के साथ बाकी नहीं रहती, कुफर के साथ बाकी रह सकती है। तो पाकिस्तानी माशरा जुल्म पे मबनी हो चुका है। तो जब तक ये जुल्म में मबनी होगा, आप और मैं बातें करते रहेंगे, मगर इसमें कोई लॉन्ग टर्म भलाई नहीं आ सकती। ठीक है शहबाज से बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल को। जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।